Assalamu alaikum, dear students. I hope you all would be fine. Dear students, due to prevailing circumstances, I was not able to upload the lectures in the last week because of internet blockade. So today I will be coming back to the lectures on the ecology bit. And lastly, we're discussing what is called as biodiversity. And today we will discuss a very, very important topic in the biodiversity, that is species area relationship. तो मेरे बच्चों, आज हम बायोडाइवर्सिटी का एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. As it would be clear to you people from this what he called as आपको तो ये क्लियर होगा कि it is something a relationship between species and area. First of all, it was given by a German naturalist. It was given by a German naturalist and a geographer. ये जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप है इसको दिया था एक जर्मन नेचुरलिस्ट एंड जियोग्राफर ने जिसका नाम है एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड्ट. तो ये नोट कर लीजिए आप बेटे, पहले है ये इसको इट वाज गिवन बाय ए जर्मन नेचुरलिस्ट एंड ए जियोग्राफर. इसका नाम था एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड्ट. तो he proposed that this what he called as species area relationship. Now the question arises is that what is this species area relationship? He was exploring, ये जो एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड्ट था, he was exploring South American jungles. He was exploring South American jungles. तो ये क्या कर रहा था बेटा, ये पढ़ रहा था, ये देख रहा था कि जितना ये ज्यादा एरिया एक्सप्लोर कर रहा है, जितना ये ज्यादा एरिया सर्वे कर रहा है बेटा, उतना स्पीशीज रिचनेस पर क्या असर पड़ता है, उतना स्पीशीज रिचनेस पर क्या असर पड़ता है बेटे. तो ये पढ़ रहा था ये कि he was what he called exploring South American jungles. वहां पर ये स्पीशीज रिचनेस पढ़ रहा था, स्पीशीज डाइवर्सिटी पढ़ रहा था, और ये पढ़ रहा था how this species richness varies with the area explored. और समझ रहे हैं आप मेरे बच्चों, he was exploring South American jungles. कौन? Alexander von Humboldt. And he was observing that what happens to the species diversity, या how species diversity what he called as varies with area explored. तो ये मैं यहां पर लिख लूंगा बेटा. He was studying relationship between species diversity, or I can say species richness with area explored. With area explored. मैं आपको सिंपल टर्म्स में बेटे और समझाने की कोशिश करूंगा कि वह स्टडिंग की यही पढ़ रहा था कि हाउ स्पीशीज डाइवर्सिटी और हाउ स्पीशीज रिचनेस वेरीज विद द मोर एक्सप्लोर्ड एरिया, या विद द मोर एरिया एक्सप्लोर्ड इन द साउथ अमेरिकन जंगल्स. मैं आपको ऐसे बता दूंगा बेटे, ये मान लो आप, दिस इज एरिया ए, दिस इज ये जो लार्जर एरिया है, दिस एरिया बी. समझ रहे हैं आप मेरे बच्चों? This is area C, and the largest area, that is, for instance, it is C. ये इसने पहले ये एरिया एक्सप्लोर किया, ये एरिया ए, स्मॉलेस्ट एरिया एक्सप्लोर. तो इसने देखा यहां पर स्पीशीज रिचनेस क्या है, कितनी है स्पीशीज रिचनेस, कितने टाइप्स ऑफ स्पीशीज है. देन ही इंक्रीज द एरिया एक्सप्लोर्ड.
फिर इसने एरिया बी एक्सप्लोर किया बेटे, एरिया बी। फिर इसने देखा कि स्पीशीज, ये जो एरिया ए है स्मॉलेस्ट एरिया, इसमें स्पीशीज रिचनेस भी कम थी, इसमें स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कम थी। जब इसने लार्जर अब बी एरिया, बड़ा एरिया एक्सप्लोर किया बी, इसमें इसने देखा स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई, नई नई स्पीशीज आ गई इसमें कुछ। फिर इसने एरिया सी पढ़ा बेटा, इससे भी बड़ा एरिया। फिर इसने देखा और जितना मतलब बड़ा एरिया इसने एक्सप्लोर किया और स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ गई और स्पीशीज रिचनेस बढ़ गई। तो इसने बोला एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ए, एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट यू कॉल्ड एज ए। यानी कि जितना आप एरिया एक्सप्लोर ज्यादा करेंगे बेटा, उतना स्पीशीज रिचनेस बढ़ जाएगा। मान लो इधर ए में इसको 10 स्पीशीज मिली, बी में इसको 20 मिली, सी में इसको 40 मिली, और समझ रहे आप? तो ये ऐसे बेटा एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, बट इट इज proportional, it is not directly proportional to A, it is proportional to the S is directly proportional to the A raised power Z. S is directly proportional to the S A raised power, S is directly proportional to A raised power Z, or S is equal to C A raised power Z, why C is proportionality constant, या जिसको C is बेटा, what is C here? Constant of proportionality. तो S is equal to C A raised to power Z. पहले आप करेक्ट समझो बेटा, जितना वो एरिया ज्यादा एक्सप्लोर कर रहा था कौन, अलेक्जेंडर वॉन हम्बलडट, उतनी नई नई स्पीशीज ऐड होती जा रही थी। फॉर एग्जांपल इसने पहले 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बेटा एक्सप्लोर किया, इसमें इसको 2 स्पीशीज मिली। फिर एक और स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सप्लोर किया तो उसमें 3-4 स्पीशीज मिली, 2 उसमें नई आ गई। उसने इसके बाद 6 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एक्सप्लोर किया, उसमें 8 आ गई और 2 नई आ गई बेटे। लेकिन दिस स्पीशीज रिचनेस जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज़ पावर z, or species what you called as richness increases or species diversity increases with area explored only up to a certain limit, only up to what certain limit। जो इसने देखा ये जो species richness increase हो रही है with more explored area, it is only observed what you called as up to a particular point। उसके बाद क्या होता है बेटे, उसके बाद स्पीशीज रिचनेस जो होती है बेटे दैट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, दैट ऑलमोस्ट रिमेन्स, फिर ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह जाती है बेटे। तो ये है व्हाट यू कॉल्ड एज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप इट वुड बी वेरी क्लियर टू यू। नाउ व्हेन वी प्लॉट, इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, if this is area explored on the x-axis and this is what you call as species richness, जो इनके दरमियान ग्राफ आ जाता है बेटे that comes out to be a rectangular hyperbola, that comes out to be a what, rectangular hyperbola। ये क्या आ जाता है बेटे, when we plot, ये पूछा गया है मेरे बच्चों, ये this has been asked in the what you call as competitive exam, NEET exams। ये जो जब आप प्लॉट कर रहे हैं बेटा, इसको लिख कर रखना बेटा, when we plot a graph between area explored and what you called as species richness or species diversity, the graph that we get is rectangular hyperbola, rectangular hyperbola हमको ग्राफ मिलता है बेटे। देखो मैं आपको ऐसे बता दूंगा, this is the little area explored, यहां से यहां, origin से यहां, देखो यहां lowest area lowest species diversity, ये छोटा सा एरिया जो हमने पढ़ा इसमें जो आपको स्पीशीज डाइवर्सिटी मिली वो कम मिली यहां। फिर आप यहां पर देख लीजिए, जितना एरिया ज्यादा आपने एक्सप्लोर किया ये बढ़ गया, जितना और एरिया आपने ज्यादा एक्सप्लोर किया और स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ गई, तो जितना और आपने एक्सप्लोर किया और स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ गई। तो लेकिन यहां से फिर आप जब इस पॉइंट को देखते बेटे, यहां से ऑलमोस्ट नाउ इट इज अ कांस्टेंट व्हाट यू कॉल्ड एज, यहां से जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहता है बेटे, इट नाउ अ स्ट्रेट लाइन ऑलमोस्ट हियर, ये फ्लैट हो गया बेटा पूरा। यानी कि जितना फिर जो नंबर ऑफ स्पीशीज है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रही है, यानी कि जो स्पीशीज रिचनेस है या स्पीशीज डाइवर्सिटी वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो रही है। यानी कि अगर आप
मान लीजिए आप पहले गए फ्रॉम व्हाट कॉल्ड एज, पहले 2 स्क्वायर किलोमीटर आपने एक्सप्लोर किया, फिर 2 से 4, 4 से 8, तो तब तक स्पीशीज डाइवर्सिटी बढ़ती रही। लेकिन फिर आप जब 8 से 10 जाएंगे, अब स्पीशीज रिचनेस, आप नई नई स्पीशीज ऐड नहीं हो जाएंगी बेटे, अब नई स्पीशीज ऐड नहीं, अब स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी बेटे। ये नहीं कि अगर आप मतलब और 40 किलोमीटर एक्सप्लोर करेंगे, एक आध स्पीशीज बढ़ सकती है बेटे, बट ऑलमोस्ट नाउ दिस रिमेन्स कांस्टेंट। तो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप कहलाता है बेटे। नाउ ये जो z का वैल्यू है, देखो बेटे, z, the value of z ranges from, the value of z ranges from 0.1 to 0.2। z का वैल्यू है वो किस रेंज में आता है बेटे, ये प्लीज कॉपी कर लो आप। द वैल्यू ऑफ z ranges from 0.1 to 0.2 बेटा। That is, this value is almost constant for all the taxonomic groups along what you called as along all the areas। यानी कि ये देखो बेटा 0.1 to 0.2, तो s is equal to c a raised power 0.1 to 0.2। इसका तो अब आपको मतलब समझ आया। ये नहीं कि आपने, ये ऐसा नहीं है s is directly proportional to a, मतलब a only, यानी कि आप 1 किलोमीटर एक्सप्लोर किया तो एक स्पीशीज ऐड हो गई, नहीं। इट इज वैल्यू इज इन दिस रेंज 0.1 to 0.2। इसको यहां पर आपने देखना है बेटे, ये नहीं कि आपको ये समझ आता होगा, यू हैव टू एक्सप्लोर ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स, then only one species would increase, yeah, you have to move to the, you have to explore 20 kilometers for instance, मैं आपको समझा रहा हूं बेटे, then new species would get added। तो that's very very clear to you बेटे। अब एक चीज यहां पर मैं बता दूंगा, ये जो z का वैल्यू है बेटे, वैल्यू ऑफ z ranges from 0.1 to 0.2, it is same for all the taxa explored। it is what is called as, the value of z is same for all the taxonomic groups in the different what you call geographical areas। that is value of, अगर हम बेटे for example whether we are exploring plants in the Britain या Britain या birds in the California या mollusks इन द न्यूयॉर्क, ये समझाऊंगा मैं कि ये z का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट क्या है। इसका वैल्यू हमेशा यही रहेगा 0.1 to 0.2। यानी कि अगर आप प्लांट्स एक्सप्लोर कर रहे हैं ना ब्रिटेन में, तब भी वैल्यू का z, ब्रिटेन इज सम, मतलब इट्स वन रीजन। ब्रिटेन में अगर आप प्लांट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब यू आर एक्सप्लोरिंग प्लांट स्पीशीज, इसका भी z, यहां पर भी z का वैल्यू यही आएगा। अगर आप बर्ड्स, अदर टैक्सोनॉमिक ग्रुप, डिफरेंट टैक्सॉन कैलिफोर्निया में स्टडी करेंगे, दैट इज यू वुड स्टडी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप फॉर बर्ड्स इन द कैलिफोर्निया, वहां पर भी मेरे बच्चों z का वैल्यू ही आएगा। या यू आर स्टडीइंग व्हाट इज कॉल्ड इन न्यूयॉर्क, सम डिफरेंट रीजन, वहां पर आप मोलस्कस की डाइवर्सिटी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप पढ़ रहे बेटे, वहां पर भी z का वैल्यू सेम आ जाएगा बेटा। दिस इज व्हाट आई मीन टू से। But my dear students, here I would add one more point। तो आपने क्या सीखा बेटा, what is the relationship between species, what you call as richness and area explored। what is species area relationship? S is equal to C A raised power Z। Z, the value of Z, अगर हम species diversity पढ़ रहे हैं at a very larger scale, at the continental level, where area explored is too huge, if we are studying, ध्यान रखो बेटा, if we are studying species area relationship at the continental level, किसी कॉन्टिनेंट में आप पढ़ रहे हैं स्पीशीज रिलेशनशिप, ऑब्वियसली यहां पर जो एरिया वो बहुत ही बड़ा एरिया है बेटे, देयर वैल्यू ऑफ z
कैन रेंज फ्रॉम, वहां जो z का वैल्यू है बेटा, दैट कैन रेंज फ्रॉम व्हाट इज कॉल्ड एज 0.6 टू 1.2। जहां पर इसको ख्याल रखना है, टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, अगर आप कोई लार्जर एरिया एक्सप्लोर कर रहे हैं लाइक कंटिनेंट, कोई कंटिनेंट में आप स्पीशीज डाइवर्सिटी पढ़ रहे बेटे, वहां पर z का वैल्यू ऑब्वियसली ज्यादा आएगा, 0.6 टू 1.2। फॉर एग्जाम्पल z वैल्यू फॉर फ्रूगिवर्स बर्ड्स एंड मैमल्स, फॉर एग्जाम्पल z वैल्यू फॉर, अगर आप फ्रूगिवर्स बर्ड्स की डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, फ्रूगिवर्स बर्ड्स यू अंडरस्टैंड बेटा, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स, if you are studying diversity of frugivorous birds or mammals in the tropical forests of a continent, in the tropical forests of a continent, then the value of z can be anything like what you called as तब तो value of z ज्यादा आएगा बेटा। for frugivorous birds and mammals what you called as at the continental level, इनका जो value है वो है 1.15। ये कॉपी करो बेटा, दोबारा से मैं बता दूंगा, अगर आप डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं किन की, फ्रूगिवर्स बर्ड्स की एंड मैमल्स की, एट द कंटिनेंटल लेवल, यानी कि कोई कॉन्टिनेंट आपने लिया, वहां जितने भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स है, वहां पर वो सारे ट्रॉपिकल एरियाज आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहां पढ़ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि बर्ड्स की स्पीशीज रिचनेस क्या है, वहां जो वैल्यू आएगा दैट वुड बी 1.15। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी क्लियर टू यू कि अगर आप कॉन्टिनेंटल लेवल पर पढ़ रहे हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, ह्यूज एरिया में डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं बेटे, देन द वैल्यू ऑफ z इज दिस। समझ रहे हैं आप? देन द वैल्यू ऑफ z कैन बी 0.6 टू 1.2। तो इसी तरीके से मैंने बोला आपको, अगर फ्रूगिवर्स बर्ड्स या मैमल्स की बात आप कर रहे हैं एट द व्हाट यू कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल लेवल इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, वहां पर 1.15। ओके बेटे, तो आपका रिलेशनशिप है s इज इक्वल टू सी ए रेज़ पावर z, और जब आपने इसको प्लॉट किया तो आपको अभी समझ आया बेटे, ये आ जाता है ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लेकिन अगर हम बेटे इसका, अगर हम इनका ग्राफ करेंगे प्लॉट इन द लॉग स्केल, यानी अगर हम यहां से लेंगे लॉग s प्लस वो आएगा log c प्लस z log a, आपने पढ़ा होगा बेटे, यानी कि अगर आप लॉगरिथमिक स्केल पर करेंगे प्लॉट, दैट इज यू वुड प्लॉट log ऑफ s, समझ रहे आप, एंड व्हाट यू कॉल्ड एज log ऑफ व्हाट यू कॉल्ड एज s, log ऑफ a एंड log ऑफ s अगर आप प्लॉट कर रहे हैं, अगर आप लॉगरिथमिक लेवल पर स्केल पर कर रहे हैं बेटे ड्रा log a वर्सेस log s, तो ये तो था जब आपने प्लॉट किया था ऐसे ही s व्हाट यू कॉल्ड एज a एंड s, लेकिन अगर आप लॉगरिथमिक स्केल पर देखेंगे इट बिकम्स स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, समझ रहे आप? तो यहां पर ये आता है बेटे स्ट्रेट लाइन ऑन द log स्केल। अगर आप log स्केल पर सिंपल है मेरे बच्चों, यहां पर कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। अगर आप इसको लॉगरिथमिक में लॉग अप्लाई करते हैं बेटे, तो इक्वेशन बनता है log s इज इक्वल टू log c प्लस डॉट log a, और जब आप प्लॉट करते हैं लॉगरिथमिक स्केल पर, इफ यू आर प्लॉटिंग log एंड log s, तो यहां पर आपने देखा ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई, जो हमारा ग्राफ आ जाता है बेटे वो आता है स्ट्रेट लाइन। कहां पर बेटे? लॉगरिथमिक स्केल पर। अगर आप बिना लॉग के प्लॉट करेंगे तो ये आ जाता है बेटे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। लॉग स्केल पर अगर आप ये प्लॉट कर रहे हैं तो ये आता है बेटे स्ट्रेट लाइन। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप यही ग्राफ, दिस इज व्हाट यू कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विदाउट लॉग स्केल, अगर लॉग स्केल पर तो देन इट बिकम्स व्हाट यू कॉल्ड एज स्ट्रेट लाइन। log s it represents what you called as species richness। ये जो this you know a represents area, ये जो log c है
it represents intercept on the y-axis. It represents intercept on y-axis, and z represents slope of the line, or it is also called as coefficient of regression coefficient भी इसको कहा जाता है. So that is very very important, my dear students. What is this? S represents species richness. A, area explored. Log C, it is intercept on the y-axis, and Z is slope of the line, or it is regression coefficient. So this is what we called as all about species area relationship, जो कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड्ट ने दिया था बेटा. ये आप टेक्स्ट बुक से भी देख लेना, वहां से भी कॉपी कर लेना अगर राइटिंग में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बेटे. तो क्रैक्स ऑफ द व्हाट यू कॉल्ड एज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप इज दैट विद इंक्रीजिंग एरिया, with more area explored, species richness increases beta. So this is the bottom line. Now we will be discussing importance of species diversity to the ecosystems. There is a general rule: more the species diversity, more the species diversity, more is the ecological, more is the ecosystem stability. पहले आप ये लिख लो बेटे, ये बेटे लिखो. more is the species diversity in an ecosystem, more is the ecosystem stability. जितना स्पीशीज डाइवर्सिटी किसी भी इकोसिस्टम में ज्यादा होगा, जितना कोई इकोसिस्टम स्पीशीज रिच होगा बेटा, उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा. मोर द स्पीशीज डाइवर्सिटी, मोर इज द इकोसिस्टम स्टेबिलिटी. नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाई इट इज सो. स्पीशीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम में ज्यादा होने से इसकी स्टेबिलिटी कैसी बढ़ जाती है बेटे, मैं आपको बता दूंगा. देखो बेटा, पहला रीजन है, आपको बता दूंगा, मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, more SD species diversity, more is the productivity. जितना एक इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगा बेटा, उतनी इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी. जितनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा तो उतना बायोमास ज्यादा, उतना रिसोर्सेज ज्यादा, उतनी एनर्जी ज्यादा बेटे. सेकेंड इज ईयर टू ईयर वेरिएशन. year to year variation in productivity is less. Year to year variation in productivity is less. Number third, resistance to the disturbances is high. Resistance to the disturbances is high. Resilience is high. Resilience is high. देखो बेटा, जितना स्पीशीज डाइवर्सिटी इकोसिस्टम का ज्यादा होता है, उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होता है बेटे. और जितनी स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी ना इकोसिस्टम में बेटे ज्यादा, उतना ये जो ईयर टू ईयर वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी होता है वो कम होता है बेटे. यानी कि वहां प्रेडिक्टेबल प्रोडक्टिविटी होती है बेटे, या उतनी वेरिएशन ज्यादा नहीं होती बेटे. समझ रहे आप? देयर इज प्रेडिक्टेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्टिविटी. उतनी रेजिस्टेंस टू द डिस्टर्बेंसेस हाई होगी. वो इकोसिस्टम जहां मेरे बच्चों स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा होगी, वो रेजिस्टेंट टू द चेंजेस होता है, टू द डिस्टर्बेंसेस होता है.
वहां आसानी से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो जाती है बेटे, और वहां रिसिलेंस जिसको आप बोलते हैं, या रिसेंस जिसको आप बोलते हैं बेटे, वो भी ज्यादा होता है। यानी कि अगर ऐसा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो भी गया, इट वुड क्विकली कम टू इट्स मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन पे वापस आ जाएगा बेटे, ये स्टेबलाइज जल्दी हो जाएगा बेटे। और समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जितनी इकोसिस्टम में डाइवर्सिटी ज्यादा, उतनी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। ईयर टू ईयर वेरिएशन में प्रोडक्टिविटी कम, उतनी रेजिस्टेंस टू द डिस्टर्बेंस ज्यादा, और उतना डिस्टर्ब अगर हो भी गया बाय द अगर परटर्ब हो भी गया इकोसिस्टम अपनी जगह से, कम्युनिटी अपनी जगह से, दैट विल कम बैक टू द मेन पोजीशन वेरी क्विकली। तो ऑल दीज व्हाट यू कॉल्ड एज थिंग्स प्रूव दैट मोर इज द डाइवर्सिटी, मोर इज द व्हाट यू कॉल्ड एज इकोसिस्टम स्टेबिलिटी, उतना इकोसिस्टम स्टेबिलिटी मेरे बच्चों ज्यादा होता है। दैट इज व्हाट यू कॉल्ड एज इंपॉर्टेंट। Now, to explain importance of species diversity to the ecosystem, ये स्टेटमेंट सुन लो, आप कॉपी पे उतारो बेटे ये स्टेटमेंट। टू एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, इस स्पीशीज डाइवर्सिटी की इकोसिस्टम की कितनी इंपॉर्टेंस है बेटा? इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय पॉल एहरलिच। Importance of species diversity to ecosystems. Importance of species diversity to ecosystems was explained by Paul Ehrlich, a Stanford ecologist. स्टैनफोर्ड में इसने पढ़ा था। Importance of species diversity to the ecosystem was explained by Paul Ehrlich. He gave a hypothesis to explain the importance. He gave a hypothesis called as Rivett-Popper hypothesis. ये लिख लो बेटे, कॉपी कर लो बेटा। To explain importance of species diversity to the ecosystem, Paul Ehrlich, a Stanford ecologist, proposed or gave a theory called as Rivett-Popper hypothesis. इसको हम Rivett-Popper hypothesis कहते हैं बेटे। अब ये है क्या, ये Rivett-Popper hypothesis मैं आपको बता दूंगा बेटे। Paul Ehrlich, he compared what he called as ecosystem to the airplane or airplane बेटे। इसने इकोसिस्टम को किसके साथ कंपेयर किया? विद द एरोप्लेन या एयरप्लेन। जो इकोसिस्टम को इसने एरोप्लेन के साथ या एयरप्लेन के साथ बेटे मशाबत की, इसकी कंपैरिजन किया इसका। इसने बोला जो एरोप्लेन में रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स समझ रहे आप बेटे? रिवेट्स उर्दू टर्म तो मुझे नहीं पता है, एक्सप्लेन में बता दूंगा बेटे। पेच ना गुबरासन, जिससे दो चीजों को जोड़ा जाता है, रिवेट। आप डिक्शनरी मीनिंग देख लेंगे बेटे। इससे बोला जो रिवेट्स होते हैं, रिवेट्स पेच मन बना, रिवेट्स जो होते बेटा, इसको इसने कंपेयर किया किसके साथ? स्पीशीज के साथ। यानी कि रिवेट्स ऑफ द एरोप्लेन रिप्रेजेंट द स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम। Rivets of the aeroplane represent the species of the ecosystem. More the rivets there are, more the aeroplane is stable. देखो बेटा, अगर पैसेंजर जो प्लेन में बैठे हैं, if they started pooping up what you called as या popping up rivets, removing rivets बेटी, आप मैं आपको ऐसे बता दूंगा बेटी। आप मान लीजिए जो पैसेंजर एयरप्लेन में या एरोप्लेन में बेटे ट्रैवल कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्ट किया इन रिवेट्स को खोलना, पॉपिंग जिसको आप बोलते बेटे, और अपने साथ ले जाते हैं पैसेंजर। तो जितने रिवेट्स वो निकालेंगे बेटे, उतना मुझे बताओ जो एयरप्लेन है बेटा, उसका स्ट्रेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा बेटे? ऑब्वियसली दैट वुड डिक्रीज, क्योंकि आप रिवेट्स खोल रहे हैं बेटे। तो इसी तरीके से अगर डाइवर्सिटी, अगर स्पीशीज लॉस हो रही है बेटे इकोसिस्टम से, उसकी जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है।
If we are losing species, if we are losing biodiversity, beta, ecosystems are becoming what you call more and more vulnerable. वो stability में उनकी कमी आ जाएगी. And some rivets are more critical, or they are more what you call as important than some other rivets in the plain. Explain करूंगा बेटे. अगर रिवेट देखो, रिवेट आपको पता है खिड़की बंद होती है किनके वजह से, रिवेट्स की वजह से, या जो सीट जिस पर पैसेंजर बैठते हैं, जिस पर आप बैठते बेटे, वो दैट्स होल्ड बाय द व्हाट यू कॉल इट, वो बंद होती है रिवेट्स की वजह से. और एक प्लेन का एक क्रिटिकल कंपोनेंट दैट विंग्स, विंग्स भी बंद है किसकी वजह से, रिवेट्स की वजह से बेटे. अगर आपने अपनी सीट का रिवेट खोलना शुरू कर दिया बेटे, यू आर व्हाट यू कॉल इट रिमूविंग द रिवेट ऑफ योर सीट, नो डाउट इसकी स्टेबिलिटी प्लेन की कम हो जाएगी बेटे, मगर इट वुड नॉट बी दैट मच क्रिटिकल. सीट थोड़ी सी लूज हो जाएगी, बट प्लेन की फंक्शन पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा बेटे. इसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए बेटा, अगर आप विंग्स पे जो रिवेट्स लगे हैं वो खोलना स्टार्ट करते हैं, रिवेट्स प्रेजेंट ऑन द विंग्स इफ यू आर पॉपिंग अप, तो जो जहाज की फंक्शनिंग पर है ये कोलैप्स हो सकता है बेटे, ये क्रैश हो सकता है मेरे बच्चों. इसी तरीके से सम स्पीशीज आर मोर व्हाट यू कॉल्ड एज, तो यहां पर मैं लिखूंगा सम रिवेट्स आर मोर इंपॉर्टेंट टू द प्लेन. इसी तरीके से सम स्पीशीज आर मोर इंपॉर्टेंट इन द इकोसिस्टम, और उन स्पीशीज को हम बोलते हैं बेटा की स्पीशीज और कीस्टोन स्पीशीज. दैट्स इट. कुछ इकोसिस्टम में स्पीशीज होती है बेटा विच कंट्रोल ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम डिस्पाइट ऑफ देयर रिलेटिव अबंडेंस और बायोमास. उन स्पीशीज को हम बोलते बेटे कीस्टोन स्पीशीज. यानी कि इकोसिस्टम में, याद रखना मेरे बच्चों, कीस्टोन स्पीशीज, आगे मैं इसके एग्जांपल्स भी आपको दूंगा, ये इकोसिस्टम में या कम्युनिटीज में वो स्पीशीज होती है बेटे which are more important, which regulate the overall, which govern the structure and functioning of the community or the ecosystem. So this is what is called as a Rivet-Popper hypothesis. Okay, so that's all for today. Rest we will discuss tomorrow or in our next lecture. तो आज हमने बेटे explain किया आपको what is species area relationship, what is what is called as Rivet-Popper hypothesis, and that's all for today. Rest we will be discussing in the next lecture. Thank you.